सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का सेंटर ऑफ मास। ये आपकी क्लास 11th में भी होगा और क्लास 12th में भी होगा, यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जेईई मेंस और नीट दोनों के लिए। सेंटर ऑफ मास, अगर देखिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इसे बोला जाता है, मगर हम लोग आसान भाषा में देखें तो इसे सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। तो देखिए, अब हम लोग आज के जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल से हम लोग एच.सी. वर्मा जो है उनके जो बुक है उनके एक एग्जांपल से देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बॉल है, ये हमारे पास एक बॉल है। हमने इसको क्या किया, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको रोटेट किया। पहले क्या किया, इस तरीके से ऐसे रोटेट किया इसको। एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक बॉल है। ओके, अब बॉल को मैंने कुछ पहले ऐसे किया और इस तरीके से स्विंग किया। अब ऐसे मैं स्विंग करूंगा तो बॉल ऊपर की तरफ जाएगी। बॉल ऊपर की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी? मैंने ऐसे स्विंग किया और वो ऊपर की तरफ चली गई। अब ये जो बॉल ऊपर की तरफ गई है, तो इसके जो ऊपर के पार्टिकल्स होंगे, इसके ऊपर के जो पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बताओ। इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ रिंग 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 करके ऊपर ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हमें अगर उनमें से एक की अगर स्टडी करनी है, हम लोगों को मतलब कि इसके स्टडी करनी है, तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, मान लो हम लोगों को वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी जो है हर बार अलग अलग रहेगी, अलग अलग रहेगी। उनका मास अलग अलग टाइम पे चेंज होता रहेगा। मगर हमको एक की पूरी स्टडी करनी है कि नहीं? एक की स्टडी करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किसकी स्टडी करेंगे? हम लोग करेंगे सेंटर ऑफ मास। किसकी करेंगे? सेंटर ऑफ मास करेंगे, सेंटर ऑफ मास। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं, एक अगला एग्जांपल। हम ये एग्जांपल अगर लिए ही है तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फिर एक ऐसे एक गोल सर्कुलर शेप का एक टायर है। सर्कुलर शेप का हमारे पास एक टायर है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये पहली बात, ये जो टायर है ना वो गोल गोल घूम रहा है। क्या हो रहा है? ये सर्कुलर शेप में से राउंड गोल गोल घूमते जा रहा है। अब ये गोल गोल घूम रहा है, तो पहले देखिए यहां से ऐसे कुछ वेलोसिटी जा रही है इसकी, ये वेलोसिटी है। ये एक क्या कहते हैं, ऐसे सर्कुलर शेप में जा रहा है, तो ऐसे राउंड राउंड शेप में, या फिर राउंड राउंड शेप में ऐसे कुछ घूम रहा है। राउंड राउंड शेप में क्या कर रहा है, सर्कुलर शेप में एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है। टायर ऐसे गोल 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 घूमते चला जा रहा है आगे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, वो बाइक चला रहा है, उसका जो बाइक का टायर है वो इसी तरीके से राउंड शेप का ऐसे घूम रहा है। अब मान लीजिए हम लोगों का एक इस पे एक फॉर्मूला लगेगा फोर्स का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ। फोर्स का फॉर्मूला लगेगा ना, F इज इक्वल्स टू ma। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? F इज इक्वल्स टू ma, यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स पता है कौन सी फोर्स लग रही है? चलो फोर्स लग रही है F1 फोर्स लग रही है। इसका मास भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? m1 मान लेते हैं। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सी लग रही है? अब एक्सेलरेशन हम लोग कैसे पता करेंगे जब तक पार्टिकल के पूरे सेंटर ऑफ मास नहीं पता होगा? तो हम लोगों को इसका पहले सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। जो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? सेम यहाँ पर होता है। ओके, तभी हम लोगों का क्या निकल पाएगा? सेंटर ऑफ मास। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F कॉम इज इक्वल्स टू मास ए कॉम मतलब कि सेंटर ऑफ मास। ये हम लोगों का पूरा टोटल फॉर्मूला बनेगा। या फिर आप देखिए, इसको लिख सकते हैं F सेंटर ऑफ मास। आप इसको एक्सपेंड फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट जनरली क्या होता है, आपको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना पड़ता है। आप अब बड़ी क्लासेस में चले गए तो आपको बड़े मतलब कि छोटे छोटे आपको शॉर्ट ही फॉर्म में लिखने पड़ेंगे, ऐसे से बड़े बड़े। यहाँ की थोड़ी ना कि इम्पल्स इज इक्वल्स इम्पल्स आप पूरा पूरा लिख देंगे, P लिखना पड़ेगा। फोर्स आप पूरा पूरा थोड़ा ना लिखेंगे, F1 लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा फोर्स लग रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने F1 मान लिया। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स? यहाँ पे फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m a से एक्सेलरेशन और ये सेंटर ऑफ मास। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब एक और मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो इस बार मैं कर देता हूं
अब आप मेरे को सेंटर ऑफ मास बताओगे कि अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अब देखिए सेंटर ऑफ मास, जब मास अलग होता है और फोर्स अलग होगा, या अगर आपके मासेस अलग होंगे तो सेंटर ऑफ मास आप एक वेल डिफाइंड जगह पे नहीं रख सकते हैं। मगर आपके मासेस इक्वल होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एक उसके पॉइंट पे जो सेंटर होगा वहां पे आप रख सकते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ओके, देखिए मेरे पास ये एक M1 है, M1 क्यों ऐसे M है, और ये एक है 2M। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की डिस्टेंस हम लोगों ने D मान ली। अब मेरे को बात बताओ यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या होगा। सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये आपको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। ये हम लोगों का एक एग्जांपल हो गया। अब मान लीजिए ये एक M है और ये भी M है। अब मेरे को, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है डिस्टेंस D हम लोगों ने मान के चली। अब मेरे को बात बताओ कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अब आप कहोगे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे बीच में पूरा पॉइंट पे होगा। पॉइंट पे, क्योंकि जब देखो मासेस सेम रहेंगे, अगर मास सेम रहेगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, पूरे पॉइंट पे। अगर मास चेंज हुआ रहता तो आपको निकालना पड़ता। ओके, अब हम लोग एक और एग्जांपल देके समझते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको ओरिजिन भी दिया गया है। ये है M और ये है 2M। ये है कुछ इस टाइप से। ओके, यहाँ पे M नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं ये है M। ये हम लोगों का ओरिजिन है। ये क्या है, ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ठीक ना, किताब में आपके लिखा होगा। यहाँ पे अगर आपका परपेंडिकुलर तो यहाँ पे M होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से कर दिया, यहाँ पे होगा। और यहाँ से ये क्या गया R1, ठीक, R1। अभी मैं बताऊंगा कि R1 क्या है। ये गया R2, इनके बीच की दूरी। और यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कुछ यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास, RCOM। वेक्टर है, वेक्टर है। अब आप में से आधे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या लिखा है। ये लिखा है, देखिए अब मैं आपको समझा देता हूँ क्या है ये जो R1 है यहाँ पे, R1, R2 और R, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास। क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास, मास वन, ठीक है, मास 1 ये है R1। और यही है पोजीशन वेक्टर ऑफ मास 2, और ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ आपका सेंटर ऑफ मास। ये है आपका सेंटर ऑफ मास। क्या है, सेंटर ऑफ मास। ओके, ये एक, यहाँ पे एक मास है और यहाँ पे एक मास है। यहाँ से ओरिजिन से R1 इसकी दूरी है, वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ मास 1, यहाँ से इतनी दूरी है, इसकी यहाँ से इतनी दूरी है भी। अब हमको बोल दिया गया कि सेंटर ऑफ मास निकालो। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपका बन गया। अब यहीं पर आपसे हम लोगों का एक फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, हमारे यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है सेंटर ऑफ मास का। हम लोगों का सीधा सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला निकल के आ गया। और यही आपको आगे के मैं जो न्यूमेरिकल्स लगाऊंगा इसमें हम लोगों के काफी हेल्प करने वाले हैं। मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि R यानी कि सेंटर ऑफ मास COM, सेंटर ऑफ मास। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन में M2। यहाँ पे आप M2 लिखो या 2M लिखो, आपकी किताब में वैसे M2 लिखा होगा या 2M लिखा होगा। ओके, और यहाँ पे M1 प्लस M2। सीधा हम लोगों का एक फॉर्मूला यहाँ पे बनके, गर्मा गर्म फॉर्मूला हम लोगों का बनके रेडी हो गया। अब ये फॉर्मूला जो है, अब हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछ ले, पहले आप इसको फॉर्मूला को नोट करो। फॉर्मूला नोट कर लिए। अब यहाँ पे अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछने लगे कि बताओ कोऑर्डिनेट क्या होगा,
इस समय इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक ना। अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को बैक करके आप लोग इसे नोट कर लो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम लोगों को अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछने लगे तो अब आप क्या करोगे? कोऑर्डिनेट भाई पूछ रहे, चलो कोऑर्डिनेट भी निकाल देते हैं। जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा आपका? सीधे सीधे, कैसा? सीधे सीधे। वाई कोऑर्डिनेट ऐसे ऐसे, और जेड कोऑर्डिनेट ऐसे ऐसे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ मार्कर, ओके, दिस इज मार्कर। देखो वाई कोऑर्डिनेट अगर आपसे पूछे, वाई कोऑर्डिनेट मतलब कुछ इस टाइप का, ओके। एक्स कोऑर्डिनेट इस टाइप का, जेड कोऑर्डिनेट इस टाइप का, ओके, समझ में आ गया। अब देखिए हमसे अगर एक्स कोऑर्डिनेट पूछे, यानी एक्स सेंटर ऑफ मास आपसे लिख सकते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास, तो आप क्या करेंगे? m1, ये इसी फॉर्मूला के वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पे जहां पे r1 है यहाँ पे हम लोग x1 लिख देंगे, ओके, प्लस m2 x2। और यही वाले फॉर्मूला अभी मैं न्यूमेरिकल जो लगवाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले में नोट कर लो। m1 प्लस m2, ये आपका x कोऑर्डिनेट का हो गया। अब ये x कोऑर्डिनेट का आपको आ गया, ठीक है, चलो x कोऑर्डिनेट का भी आप लोगों को आ गया। अब मैं y कोऑर्डिनेट का बता रहा हूँ। y कोऑर्डिनेट का अगर हम लोग देखें, y कोऑर्डिनेट का y सेंटर ऑफ मास कितना होगा? m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। नोट इट, इसे आप नोट करो, इसे आप नोट करो। और z का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, z का, z अगर कोऑर्डिनेट अगर आपसे पूछे तो z कोऑर्डिनेट के लिए भी मैं लिख देता हूँ m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन में m1 प्लस m2, ओके। देखो मैं यहाँ पे वेक्टर लगाना भूल गया था, आप लोग वेक्टर लगा लो, इसलिए मैंने बाद में भी वेक्टर लगा दिया, मैं इसे भूल गया था, ओके। ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। कैसे? हम लोगों ने पहले ये वाला फॉर्मूला निकाला, ये फॉर्मूला निकाले। अगर आपसे ऐसे कोई बेस पे सवाल दे दे इस बेस पे, तो हम लोगों का ये फॉर्मूला निकल के आया है कि आर कॉम का, यानी कि आर सेंटर ऑफ मास का क्या होता है? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये वेक्टर है। और इसी बेस पे हम लोगों ने x कोऑर्डिनेट का निकाला, y कोऑर्डिनेट का निकाला, और अब z कोऑर्डिनेट का भी निकाल दिया। x कोऑर्डिनेट का कैसे निकाले? यानी कि x सेंटर ऑफ मास का m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट का हम लोगों ने यानी कि y सेंटर ऑफ मास का कैसे निकाले? m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। इतना सिंपल है, आप इसे नोट कर लो। आगे चल के फॉर्मूला भी अभी मैं यूज कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स हो गए। उसके बाद z का हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास निकाला, तो m1 z1 प्लस m2 और z2 यानी कि z कोऑर्डिनेट वाले अपॉन m1 प्लस m2। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब समझते हैं, ओके। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल दे रखा गया है कि जैसे कि एक न्यूमेरिकल है, वी हैव m1 मास एट ओरिजिन ऑफ 1 0, ओरिजिन इसको बोला जाता है, मैंने अभी बताया था ओरिजिन क्या होता है, एंड 2m मास एट 4 0, ओके। चलो ठीक है, फाइंड सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों से x कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे, चलो इसको लगाते हैं हम लोग, आप लोग भी पहले लगा लो। अगर आप लोगों को आ रहा है तो वीडियो पॉज करके लगाओ, और अगर लगे तो आपको आंसर कमेंट कर दीजिए। इस टाइप का है, ये है m और 2m है, ठीक है। चलो 2m, यहाँ पे 1 है, 1 0 ओरिजिन, और यहाँ पे कितना है? 4 0, ओके। चलो 4 0 है, यहाँ पे ये मैंने कॉमा दिया है। अब चलो इसको लगाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि देखो अगर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, y सेंटर ऑफ मास देखो पूरा सेम जा रहा है। z का कोई सवाल ही नहीं उठता, z ऐसे से भाई क्या होगा, कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए y COM एंड z COM इज इक्वल टू 0 0, हमें निकालना ही नहीं है। हाँ, हमें x COM निकालना है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि फॉर्मूला लिख लो। अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया तो ये x COM का हम लोग फॉर्मूला, यानी कि x सेंटर ऑफ मास का हम लोग फॉर्मूला जैसे कि जानते हैं। तो क्या होता है? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज अवर फॉर्मूला। नाउ
values. So we have m1 into 1 plus 2m, 2m into 4 or 4 into 2m, you can also write. Next m1 plus m2, m1 plus m2, और 2 जाइए, ये बन जाए 9, 9m upon m2 m1 3m. Okay, plus if we plus it, 2m, sorry, this is 2m, now m minus, and then this is 3. our quotient is 3. चलिए हमारा क्वाड्रेंट कितना है 3 है. चलो अब हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास कितना निकल के आया 30. बताओ 30 आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे, बताओ. देखो आप इसको यहाँ पे m2 भी लिख सॉरी यहाँ पे m2 भी आप लिख सकते हो और 2m भी लिख सकते हो. वैसे ज्यादातर जगहों पे m2 लिखा जाता है, बट मैंने यहाँ पे 2m लिखा है, फिर भी एक्सेप्शन एक्सेप्टेड. m2 हम लोगों ने इसको कर दिया, m2 हम लोगों ने कर दिया. 2m into 4, बताओ इक्वेशन सही है कि नहीं, बताओ इक्वेशन सही है, इक्वेशन सही है. इक्वेशन हमारी सही है. चलो अब आप बताओ कि मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ. हमारे पास कुछ इस तरीके से ये गिवन था. हम लोगों ने क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स कॉम यानी सेंटर ऑफ मास निकाला. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करते चले गए, वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पूरा सेंटर ऑफ मास 30 आया. 30 सेंटर ऑफ मास, टोटली 30 होगा यहाँ पे कुछ इस टाइप से. यहाँ पर इन दोनों के बीच में होगा, ज्यादातर इधर की तरफ होगा. ओके, हम लोगों का सेंटर ऑफ मास. नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं. देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि है वी हैव m मास, ओके, एक्सेप्ट and 3m and the distance between them d, find COM और find the center of mass. इसमें लोगों को ओरिजिन नहीं दे रखी है. हमारे पास m मास है और दूसरा जो मास है वो 3m है और डिस्टेंस उन दोनों के बीच की d है. तो देखो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले किए थे, पूरा सॉल्यूशन डाल के. सॉल्यूशन इसका होगा ऐसे, वही हम लोग ग्राफ बनाएंगे. ओके, हम लोगों के पास ओरिजिन नहीं है. क्या नहीं है, ओरिजिन. 0 मान लेंगे. क्या मान लेंगे, 0 जब ओरिजिन दे ही नहीं रखा गया तो हमको 0 भाई मानना ही पड़ेगा. चलो, और 3m यहाँ पे है, 3m बीच की दूरी डिस्टेंस d है. ओके चलो एक्सेप्ट कर लिए हमको. अब देखो उसी की तरह सवाल है, पूरा क्वेश्चन आप लोग इसे जरूर आप लोग पहले लगा के दिखाओ. आप लोग इसे वीडियो पॉज करो और लगाओ. ओके, y कोऑर्डिनेट निकालना नहीं है, z कोऑर्डिनेट निकालना नहीं है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होगा और z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा आपका. हमको x कोऑर्डिनेट निकालना है. तो फॉर्मूला क्या होता है, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. यही फॉर्मूला होता है कि नहीं, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं, बताओ यही फॉर्मूला होता है. चलो अब बस क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है. तो m इंटू 0, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, प्लस और यहाँ पे 3m d अपॉन m1 m2 कितना है, m1 m2 आपका है यहाँ पे होगा 3m प्लस m3, यहाँ पे आपका 3md अपॉन में 4m, ये कटा, टोटल 0.75d आएगा. अरे देखो 3/4d हुआ. 3/4d को अगर हम लोग और ज्यादा मतलब कि उसको शॉर्टर में लिखने की कोशिश करेंगे और उसको डेसिमल में ले जाएंगे, 0.75d आएगा कि नहीं आएगा, 0.75d. इतना आ गया हम लोगों का. ओके 0.75d आ गया. यहां से यहां तक की 0.75d और यहां से कुछ यहाँ 0.25d. सेंटर ऑफ मास हमारा कहां पर बन रहा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है. सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास हम लोगों का निकल गया कि यहीं पर सेंटर ऑफ मास अपना बन रहा है. मतलब कि हम लोगों को पूछा था ना फाइंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ पर बनने वाला है. ओके,
तो अब क्या करना है आपको, यहाँ तक आप निकालिए। जैसे कि x कोऑर्डिनेट हम लोगों ने किया, x कोऑर्डिनेट m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2 पूरी वैल्यूज पुट करते गए, वैल्यूज पुट करके 3md अपॉन 4m आया, m से m कट गया, 0.75 दिया गया। अगर मैं और एक्सपेंड करके आपके लिए लिख देता हूँ, और हम लोगों ने इसको मैं सीरियस किया, अब देखो 3/4 होगा, 3/4d हुआ, 3/4d इज इक्वल टू 0.75d। अगर आप इसको और ज्यादा करोगे इवेल्युएट तो पूरा 0.75d आएगा कि नहीं आएगा बताओ। इतना आपको समझ में आ गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।